हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आई एस एंड BCS। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है उसको ऐसा माना गया है कि साइकोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम तीन एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। एक मेंटल प्रोसेसेस, दूसरे एक्सपीरियंसेस और तीसरा बिहेवियर। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले जो पहला एलिमेंट है साइकोलॉजी की डेफिनेशन को समझने के लिए मेंटल प्रोसेसेस, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है ईशा, आपके हिसाब से क्या होता है मेंटल प्रोसेस? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? इंटरनल इंटरनल फंक्शन ऑफ द माइंड थ्रू विच अ पर्सन कैन थिंक एंड इंटरैक्ट। अच्छा, तो ये इंटरनल फंक्शन माइंड का होता कहां पर है? ब्रेन में। तो यानी कि सबसे पहले तो मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि माइंड और ब्रेन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, राइट? सुनने में एक जैसा लगता है ना? समझने में एक जैसा होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है ना? तो चलो हम पहले इस चीज़ को क्लियर करते हैं। देखो, जब हम ये बोलते हैं कि लोगों के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो ना, जो पर्सन उन एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस कर रहा होता है, आराम से समझना मेरी बात, जो पर्सन उन एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस कर रहा होता है वो इंटरनली ही जानता है कि उस एक्सपीरियंस को लेने के बाद उसने क्या फील करा, अच्छा फील करा, बुरा फील करा, और उन एक्सपीरियंसेस को वो अपने दिमाग में एक जगह बनाकर सिक्योर कर कर रखता है या रखती है। यानी कि कोई भी जो पर्सन है, हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते हैं। एक रूल याद रखना साइकोलॉजी का ईशा, एक हार्ड रूल है, उसको बहुत अच्छे से याद रखना। नो टू पर्सन्स नो टू पर्सन्स on this planet Earth have same personality। बात समझ में आ रही है ईशा? पृथ्वी पर कभी भी किसी भी दो लोगों की पर्सनैलिटी कभी सेम नहीं होती है। हो सकता है ईशा, दो पर्सन लुक्स में थोड़ी बहुत एक जैसे हों, उनकी जो हाइट है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो, जो वेट है वो एग्जैक्टली सेम हो। इवन अगर हम बात कर लें ट्विंस की, और उसके अंदर भी अगर हम बात कर लें आइडेंटिकल ट्विंस की, ट्विंस होते हुए भी, आइडेंटिकल ट्विंस होते हुए भी, कभी भी दो लोगों की, भले ही वो चाहे आइडेंटिकल ट्विंस क्यों ना हो, उनकी पर्सनैलिटी सेम नहीं हो सकती है। ये रूल है इस यूनिवर्स का, ये रूल है इस पृथ्वी का। पर्सनैलिटी के कुछ एक दो एलिमेंट्स मैच जरूर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी किन्हीं भी दो लोगों की पर्सनैलिटी 100% सेम नहीं हो सकती है। और जब हम पर्सनैलिटी बोलते हैं तो हम ओवरऑल 100% ही जो है वो उसके बारे में बोलते हुए चलते हैं। ऐसा क्यों होता है ईशा? ये इतनी बोल्ड स्टेटमेंट जो है, ये मैं कैसे क्लेम कर सकता हूं? ये साइकोलॉजिस्ट ने कैसे बोला, बताओ? क्यों किसी दो लोगों की पर्सनैलिटी सेम नहीं हो सकती, अगर भले वो चाहे आइडेंटिकल ट्विंस हैं? सबका ब्रेन अलग अलग वर्क तो करता है, लेकिन इसके पीछे आंसर है ईशा, ब्रेन में, अगर मैं थोड़ा सा इस बात को एक्सटेंड करूं, आपकी बात ठीक है, ब्रेन में हमारे एक्सपीरियंसेस छुपे होते हैं, और वो एक्सपीरियंसेस हर एक पर्सन के लिए इंटरनल होते हैं। आपको, ये सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं। आपको किसी से मिलकर कैसा लगा, कैसा, मतलब अच्छा लगा कि बुरा लगा,
इस बात को हो सकता है बहुत बार आप शब्दों में बयां ना कर सको, राइट? किसी की बातों का आपके ऊपर क्या असर पड़ा, कुछ लोग होते हैं बहुत कूल रहते हैं, उनको इतना नहीं फर्क पड़ता किसी की बातों का, वो बहुत लाइट माइंड से किसी भी चीज़ को डील करते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोगों के ऊपर किसी एक पर्सन की, किसी के स्पेशल पर्सन की, जिनको वो अपने दिलो दिमाग में जगह देते हैं, उनकी छोटी छोटी बातें भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, हर्ट करती है, खुश करती है, उनको उनसे अटैच करती है, राइट? ऐसा है कि नहीं? यानी कि हर एक पर्सन के एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं, इसलिए हर एक पर्सन की पृथ्वी पर पर्सनैलिटी जो है वो अलग अलग है। एग्री करते हो इस बात से? जब हम बोलते हैं कि लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो इंटरनल हैं, जो उन एक्सपीरियंसेस को पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा होगा, तब हम यहाँ पर एक चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, और वो है लोगों की अलग अलग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, लोगों की अलग अलग स्टेट ऑफ अवेयरनेस, और लोगों के अलग अलग मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, राइट? कॉन्शियसनेस मतलब आपका जो प्रेजेंट फ्रेम ऑफ माइंड है, वो अभी क्या सोच रहा है, वो अभी क्या कर रहा है। जैसे अभी हम दोनों का प्रेजेंट कॉन्शियस माइंड कहां पर है? पढ़ाई पर। हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम ये लेक्चर कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि आप कुछ बैक एंड में कुछ और चीज़ सोच रहे हो, तो आपका ध्यान मेरे लेक्चर से हटकर किसी और चीज़ पे जाए। आपकी अवेयरनेस अभी कहाँ पर है? और मेरे लेक्चर्स को सुनने के बाद हर किसी के मन में मेंटल प्रोसेसेस क्या चलते हैं, किसी के साथ मिलकर, किसी की बातों को सुनकर, किसी के साथ किसी भी प्रकार का वक्त बिताकर, हमारे दिमाग में उस एक्सपीरियंस की जो छाप है वो किस प्रकार से पड़ती है। क्या हम उस पर्सन से कुछ मोमेंट्स बिताने के बाद अटैच हो जाएंगे, या फिर किसी की बात से हम डिटैच हो जाएंगे। ये हर एक पर्सन का फिनोमेना अलग अलग रहता है, राइट? जब हम मेंटल प्रोसेसेस यूज करते हैं, तो हम किन किन चीज़ों का यूज करते हैं, या फिर मेंटल प्रोसेसेस का एक्चुअल में मतलब क्या है? इसका मतलब ये ईशा, या तो पर्सन कोई चीज़ सोच रहा है। हम कब कब यूज करते हैं अपने मेंटल प्रोसेस को? जब हम कुछ चीज़ सोचते हैं, या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, या हमें कोई नई चीज़ जानने को मिल रही है, या फिर आपके दिमाग में कुछ चीज़ है, आप उसे रिमेंबर या रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो। दिमाग यही काम करता है ना, मतलब एक्टिव दिमाग ऐसे ही काम करेगा, मेंटल प्रोसेस ऐसे ही काम करते हैं। तो एक लेवल पर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, अगर हमें उसको जानना है, तो पर्सन की ब्रेन एक्टिविटी के ऊपर अगर हम फोकस करें, तो ब्रेन की, उसकी जो पर्सन की एक्टिविटी हो रही होगी, वो ब्रेन की एक्टिविटी रिफ्लेक्ट करेगी ऑटोमेटिकली कि पर्सन कैसे चीज़ों को सोचता है, समझता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और चीज़ों को रिमेंबर करता है या करती है, राइट? और ये सबका अलग अलग होता है, क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी पर्सन्स हैं, ये ए है, बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है। हर किसी की पर्सनैलिटी दूसरे लोगों के कंपैरिजन में पर्सनैलिटी अलग है सबकी, राइट? अब जैसे मेंटल प्रोसेसेस के बारे में अगर हम और बात करें, जब भी हम किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं या उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमारी जो ब्रेन की जो एक्टिविटी है, उसके अंदर ब्रेन इमेजिंग का काम चलता है। पर्सन सोचने की कोशिश करता है कि अगर मुझे इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो अगला नंबर क्या आएगा, क्या मुझे इनटू करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, या इसको डिवाइड करना है, ठीक है? तो पर्सन ब्रेन इमेजिंग का यूज़ करता है, यानी कि ब्रेन के अंदर पर्सन जो है वो इमेजेस बनाता है या बनाती है, और उसके लिए हर एक दिमाग में सबके डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो चलती है। जैसे आई एम वेरी डफर इन मैथमेटिक्स, तो भाई मुझसे तो नहीं हो पाती मैथ्स के अंदर ब्रेन इमेजिंग। आप मुझे ह्यूमैनिटीज़ का कोई सब्जेक्ट दो, उसके बारे में कितनी भी डिटेल में बात करानी हो, कोई भी नई इमेजिनेशन के साथ किसी चीज़ को बताना हो, किसी चीज़ के बारे में सोचना हो, वो मेरा दिमाग कर लेगा। लेकिन मैथ्स इज़ अ बिग नो फॉर मी।
आई एम वेरी पुअर इन ब्रेन इमेजिंग व्हेन इट कम्स टू मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट. ठीक है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते ईशा कि जो ब्रेन एक्टिविटीज होती हैं और जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं. ऐसा हम नहीं कह सकते हैं. वो अलग बात है कि दोनों चीजें इंटरडिपेंडेंट हैं. अब देखो क्या है, मेंटल एक्टिविटीज जो है जो कि कनेक्टेड है माइंड के साथ. मेंटल एक्टिविटीज किसके साथ कनेक्टेड है? माइंड के साथ. और मेंटल एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? थिंकिंग, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, नोइंग एंड रिमेंबरिंग. ठीक है, लेकिन जो न्यूरल एक्टिविटीज होती हैं वो किसके साथ कनेक्टेड है? एक फिजिकल एंटिटी के साथ जिसको हम कहते हैं ब्रेन. जिसको हम कहते हैं ब्रेन. ये मेंटल एक्टिविटीज और न्यूरल एक्टिविटीज, माइंड की एक्टिविटीज, मेंटल एक्टिविटीज, ब्रेन की एक्टिविटीज, न्यूरल एक्टिविटीज, ये म्यूचुअली ओवरलैपिंग तो हैं, ये म्यूचुअली ओवरलैपिंग प्रोसेसेस तो हैं, लेकिन दे आर नॉट आइडेंटिकल इन नेचर. ये सेम नहीं है. एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं लेकिन सेम नहीं है. अब ब्रेन और माइंड में फर्क क्या होता है? देखो, ये है पर्सन, इसके पास है ब्रेन. जो ब्रेन है ना, ब्रेन एक फिजिकल स्ट्रक्चर की एक चीज है. मतलब बेसिकली ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसको आप देख सकते हो, निकालने के बाद आप इसको टच कर सकते हो. ठीक है, और हमें पता है कि हमारे अंदर एक ऑर्गन होता है जिसका एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है और इसकी एक लोकेशन होती है हमारे शरीर के अंदर. ठीक है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू माइंड, माइंड का ना तो कोई फिजिकल स्ट्रक्चर है, ना तो कोई अस्तित्व है, ना इसकी कोई लोकेशन है. हमारा ब्रेन काम कैसे करता है? बायोलॉजी जैसे हमें बताती है, हमारे ब्रेन में मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो हैं वो एक्टिवेट होती हैं थ्रू अ थिंग नोन एज न्यूरॉन्स. थ्रू अ थिंग नोन एज न्यूरॉन्स. और ये न्यूरॉन्स हमारी, जैसा कि हम बात कर रहे थे, ब्रेन में होती है और न्यूरल एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. लेकिन फिर माइंड क्या है? मेरा ब्रेन अगर सिर्फ एक ऑर्गन है, उसके अंदर न्यूरॉन्स हैं, तो इंसान इतने चालाक कैसे हो जाते हैं, इतना डेप्थ में किसी भी बात को कैसे सोच लेते हैं? क्यों उनका, जब हम कहते हैं कि दिमाग इनका इतना काम कर रहा है, इतना चल रहा है, उसका दिमाग इतना तेज, उसका दिमाग इतना कमजोर. बात यहां पर दिमाग तो हमें बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब दिमाग का मतलब होता है, उसका अंग्रेजी अनुवाद होता है ब्रेन. बात यहां पर ब्रेन की हो ही नहीं रही है. जब हम कोई भी पर्सन कोई चीज सोचता है, समझता है, कोई एक आर्ग्यूमेंट जो करता है, किसी को हंसाता है, किसी को रुलाता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड किसी पर्सन का होता है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, उस टाइम पर एक्टिवेटेड होता है पर्सन का माइंड. लेकिन अगेन सवाल यही उठता है कि माइंड आखिर है तो है कहाँ? माइंड की कोई फिजिकल लोकेशन या कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है. माइंड हमारा धीरे धीरे कर कर पूरे जीवन काल में इमर्ज होता है और इवॉल्व होता है. जैसे जैसे हम दूसरों के साथ अपने इंट्रैक्शंस करते हैं, उन इंट्रैक्शन से उनसे एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, और ये डायनेमिकली ऑर्गेनाइज होता है. डायनेमिकली मतलब क्या होता है? जैसे जैसे आपके जीवन में सिचुएशंस, वक्त और हालात बदलेंगे, दूसरों से इंटरेक्शन और एक्सपीरियंसेस बदलेंगे, आपका माइंड इवॉल्व होता चलेगा. और ये पूरा का पूरा एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा जिसके अंदर पर्सन की वेरियस मेंटल एक्टिविटीज, मेंटल प्रोसेसेस चल रहे होंगे. अब क्योंकि सबकी सिचुएशंस, हालात, परिस्थितियां अलग हैं, एक्सपीरियंसेस अलग हैं, ठीक है, तो सबकी मेंटल एक्टिविटीज भी अलग होती हैं. अब क्योंकि सबकी मेंटल एक्टिविटीज अलग हैं, कोई किसी चीज को किसी और तरीके से सोच रहा है, कोई अपने चेहरे पर नकाब लगाया हुआ है, उसके मन में किसी और पर्सन के लिए नफरत भरी भावना चल रही है, लेकिन वो चेहरे पर नहीं आने देना चाहता या चेहरे पर नहीं आने देना चाहती है. इन सारी चीजों के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा माइंड हमारे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर एक ऐसा सिस्टम तैनात करता है, एक ऐसा सिस्टम बनाता है हमारी मेंटल प्रोसेस और मेंटल एक्टिविटीज का, जिसके बेसिस पर हर एक पर्सन की यूनिक और डिफरेंट पर्सनैलिटीज
बर्थ लेती हैं, इवॉल्व करती हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी दो पर्सन्स की पर्सनैलिटीज कभी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि सबके एक्सपीरियंसेस बहुत अलग अलग होते हैं। अब ब्रेन में जो भी एक्टिविटीज होती हैं, याद रखना अभी हम वापस बात कर रहे हैं ब्रेन की, जो कि एक ऑर्गन है जिसकी एक फिजिकल लोकेशन है। ब्रेन में जो भी एक्टिविटीज होती हैं, ब्रेन की एक्टिविटीज हमें एक इंपॉर्टेंट हिंट और एक इंपॉर्टेंट क्यू प्रोवाइड करती हैं कि हमारा माइंड जो है वो बेसिकली फंक्शन कैसे करता है। क्योंकि अगर हमें माइंड तक पहुंचना है तो ऑब्वियस ही बात है, जो ऑर्गन हमारे पास अवेलेबल है उसी से तो हम आगे बढ़ेंगे। हम ब्रेन को समझेंगे, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स को समझेंगे, न्यूरॉन्स के पैटर्न को समझते हुए हम पर्सन की न्यूरल एक्टिविटी जो है कि उसके न्यूरॉन्स कितनी क्विकली काम करते हैं इसको समझेंगे। तब जाकर हम शायद से समझ सकते हैं, और वो भी शायद बोल रहा हूं मैं, शायद से समझ सकते हैं कि माइंड जो है वो कैसे फंक्शन करता है पर्सन का। तो ब्रेन एक्टिविटीज एक इंपॉर्टेंट हिंट, एक हिंट क्यू का मतलब होता है हिंट, एक इंपॉर्टेंट सिग्नल, एक इंपॉर्टेंट हिंट प्रोवाइड करती हैं कि हमारा माइंड फंक्शन कैसे करता है। लेकिन हमारे एक्सपीरियंसेस और मेंटल प्रोसेसेस की जो कॉन्शियसनेस होती है हमारे अंदर, यानी कि हमारे एक्सपीरियंसेस की जो मेमोरी सेव होती है, उसकी अवेयरनेस जो हमारे अंदर होती है, जिसको हमने फील करा होता है, जिस चीज़ को हमने एक्सपीरियंस करा होता है, ये कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है एज कंपेयर टू आवर न्यूरल एक्टिविटी या फिर एज कंपेयर टू आवर ब्रेन एक्टिविटी। आई रिपीट दिस सेंटेंस, ध्यान से समझना ईशा और बाकी आप सब लोग भी। राइटर यहां पर आपको ये बोल रहा है ब्रेन के अंदर जो कि एक ऑर्गन है, उसके अंदर होने वाली जितनी भी प्रक्रिया होती है, जो भी न्यूरल एक्टिविटी होती है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज होती है कि पर्सन के जो एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर पर्सन का माइंड कैसे वर्क करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हर किसी के पास जीवन में किताब होती है, मतलब जिसको पढ़ाई लिखाई का मौका मिल रहा है, आपके स्कूल में आपके जो कलीग्स हैं, हर किसी के पास किताब है, रिसोर्सेज का एक्सेस है। लेकिन हर कोई जीवन में इतना सक्सेसफुल नहीं बन पाता। बहुत बार आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं आपके दिमाग को नेक्स्ट लेवल पर जाकर आपको आपकी पोटेंशियल को रियलाइज करवाने में मदद करता है आपका एक्सपीरियंस। जैसे आपने मूवी देखी होगी, शादी में जरूर आना, ये जो पर्सन होता है इसका मूवी में नाम क्या होता है? सत्येंद्र। ये सिर्फ और सिर्फ क्लर्क होता है जब इस बंदी से मिला होता है, लेकिन शादी वाले दिन जब ये धोखा देकर इसको भाग जाती है, इसका दिल इतनी बुरी तरीके से टूटता है, इसका मनोबल, इसकी साइकोलॉजी इतनी बुरी तरीके से खराब होती है कि ये उस गुस्से में क्लर्क से डायरेक्टली आईएएस बन जाता है। और ये सिर्फ मूवी की बात नहीं है दोस्तों, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि कुछ लोग अगर बिल्कुल विदाउट फोकस एक किताब को लेकर चल रहे हैं तो उनको नॉर्मल सिर्फ डिग्री, नॉर्मल जॉब मिलेगी, लेकिन कुछ लोग इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। बात यहाँ पर सिर्फ बुकिश ज्ञान की नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि जीवन में सबके पास सेम बुक्स है, मान लो सेम सिलेबस है, सेम एग्जाम है, लेकिन फिर भी कुछ लोग टॉप कर जाते हैं, कुछ लोग कुछ बन जाते हैं, और कुछ लोग हमेशा रीजंस देते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था, एग्जाम के टाइम पर ये टेंशन हो गई थी, ये प्रेशर हो गया था, मेरे को वो छोड़कर चला गया था, मेरा ब्रेकअप हो गया था, मुझे वो छोड़कर चली गई थी। लेकिन कुछ लोगों के लिए रिसोर्सेज की अगर कमी हो भी, रिसोर्सेज का उनके जीवन में अभाव हो भी, फिर भी वो सारी परिस्थितियों को रौंदते हुए, अपने पैर से कुचलते हुए अपने जीवन में निश्चित करे हुए मुकाम को हासिल करके ही रहते हैं। तो यानी कि ये इस बात को प्रूव करता है कि हमारे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस होते हैं और जो हमारे एक्सपीरियंसेस हमारे दिमाग को, हमारे मेंटल फ्रेमवर्क को, मेंटल प्रोसेसेस को, मेंटल एक्टिविटीज को चलाना जो शुरू करते हैं, वो चीज काफी बड़ी होती है एज कंपेयर टू न्यूरल या फिर ब्रेन एक्टिविटीज। क्योंकि ब्रेन तो सिर्फ एक ऑर्गन है, आपको कल को कोई भी बोल सकता है आप तो डफर हो, आप तो ये हो, वो, आप तो ज्यादा कर नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, लेकिन क्या पता कुछ एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपको बहुत आगे ले जाएं। आपका गुस्सा, आपने अगर उसको पॉजिटिव वे में लिया तो वो आपको जीवन में क्या से क्या बना दें। एंड व्हेन यू विल लुक द बैकग्राउंड ऑफ योर लाइफ, तो आपको खुद रियलाइज नहीं होगा कि आप इतने तेज कैसे बन गए, आपके अंदर इतनी छुपी हुई क्षमता कैसे थी।
अब एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं दोस्तों हम लोग इस चीज़ को समझने के लिए कि हमारे मेंटल फ्रेमवर्क में कितनी पावर होती है, हमारे एक्सपीरियंसेस में कितनी पावर होती है। देखो क्या होता है जब हम सोते हैं ना, ये वाली जो एक्टिविटीज़ थी ये जनरली आपने सोचा होगा कि जागते हुए हम करते हैं, सोचना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, किसी चीज़ को जानना या रिमेंबर करना। लेकिन जैसा कि आपको पता है जब इंसान सोता है तो उसकी मेंटल एक्टिविटीज़ फिर भी चलती रहती है। आपका पूरा शरीर रेस्ट पे है, आपका ब्रेन रेस्ट कर रहा है, सब रेस्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी आपका माइंड कंप्लीटली एक्टिव रहता है। अगर वो एक्टिव नहीं रहता होता तो आप बताओ हमें फिर सपने क्यों आते हैं? सपने डेफिनेटली हमें इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारा माइंड जो है वो ख्वाब बुन रहा है, वो इमेजिन कर रहा है बहुत सारी चीज़ों को। और सोते हुए भी हम कुछ कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। जैसे कुछ लोगों की नींद कच्ची होती है, दरवाजे पर हल्की सी कोई आहट हो, हम भले ही उस टाइम पर सो रहे हैं लेकिन एकदम से हमारा माइंड जो हमें सिग्नल दे देता है शायद से कोई आया है, बेल बजी है, खटखटाहट हुई है किसी चीज़ की, नॉक नॉक हुई है दरवाजे पर। तो हमारे जो सपने हैं बेसिकली वो एक चीज़ की चाबी हैं। बता सकते हो ईशा किस चीज़ की चाबी हैं? डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने क्या कहा था? हमारे सपने जो डीपेस्ट लेवल ऑफ माइंड होता है, कौन सा माइंड? अनकॉन्शियस माइंड। उस तक जाने की चाबी है, की है। और ये जो एक पात्र रखा हुआ है ये क्या है? हमारे सपनों में जितने भी रंग हम भरते हैं, जितने भी लोग आपको देखते हैं उन्होंने जिस भी प्रकार के कपड़े पहने होते हैं, कुछ भी पहन रखे होते हैं, आपको ये जानकर बहुत एक एक्साइटमेंट वाली फीलिंग आएगी अगर आप लोग नहीं जानते उस बात को जो मैं बोलने जा रहा हूं। सारे सपने ईशा आपको पता है हमारे ब्लैक एंड वाइट कलर के होते हैं। आपको आप कहोगे नहीं, उसके अंदर तो रंग होते हैं। जितने भी लोग आते हैं, जितने भी आते हैं, मुझे तो कलरफुल दिखते हैं। वो इसलिए क्योंकि जितने भी कैरेक्टर्स ने जो भी कपड़े पहन रखे होते हैं, जो भी दृश्य आपको दिखता है, आपका माइंड उसके अंदर इन ब्लैक एंड वाइट स्पेसेस के अंदर कलर्स खुद फिल करता है। तो मुझे क्या बताओ, सपनों में जब इतना एक्टिव है हमारा माइंड, तो क्या मेंटल एक्टिविटीज सोते हुए भी नहीं चल रही है क्या हर एक पर्सन की? बताओ। और सपने एक बहुत बेहतरीन चाबी हैं। हम सपनों के माध्यम से जानेंगे कि पर्सन के दिमाग के अंदर क्या चलता है और हमारा दिमाग कितने सारे राज कहे अनकहे बता देता है हमें सपनों के बेसिस पर। सपनों में अक्सर कुछ अनजान शक्लें आपको दिखती होंगी, राइट? मैं थोड़ी सी बात यहाँ पर ड्रीम्स के बारे में कर लेता हूँ। यहाँ पर सपनों में कुछ अनजान शक्लें आपको दिखती होंगी ईशा, और आपको ऐसा लगता होगा नहीं यार मैं तो इनसे कभी मिली ही नहीं, ये पर्सन क्यों आया मेरे सपने में? एक्चुअली आप उनसे मिल चुके होते हो, वो कहीं ना कहीं मार्केट में किसी पब्लिक प्लेस पर वो चेहरा आपके बगल से गुजरा हुआ होता है, बस आपने उसको बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं करा लेकिन आपके दिमाग ने नोटिस कर लिया। और क्योंकि वो इंफॉर्मेशन आपके लिए इररेलेवेंट थी, आपके लिए इररेलेवेंट थी। अब आपके लिए मतलब क्या? आपके कॉन्शियस माइंड के लिए, जो अवेयर हो जिस माइंड से आप, जो प्रेजेंट लेवल का आपका माइंड है, उसके लिए वो इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट थी। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड ने उसको अपने अंदर समा लिया, और अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने की चाबी होती है हमारे सपने। इसलिए आपको सपनों में वो शक्लें दिखती हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं तो कभी जानती नहीं है जो सपनों में अजीब व गरीब लोग पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी मार्केट में, किसी भीड़ भड़के वाले इलाके में, किसी गली मोहल्ले में, कैसे ना कैसे करके आपकी शक्ल के सामने से निकले होते हैं। आपके कॉन्शियस माइंड ने इतना ध्यान नहीं दिया उनके ऊपर, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड ने एक इमेजिनेशन करते हुए फटाक से अपने अंदर जगह बना ली उस चेहरे की, और फिर सपनों में उसको इमेजिन करते हुए कि स्टोरी बना लेता है हमारा माइंड। तो कुछ जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये प्रूव कर रखा है कि हम जब सो रहे होते हैं तब भी हम बड़ी सारी चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम तब रिमेंबर भी करते हैं। इसलिए कहते हैं ना, जब जैसे शांत दिमाग जो होता है, दिमाग को रेस्ट देना चाहिए। वो एक्चुअली क्या है कि हमारा जैसे कंप्यूटर है, अभी जैसे लैपटॉप है, अभी हम क्लास कर रहे हैं ईशा,
बहुत ज़्यादा देर तक इसको पूरे दिन ऑन रखेंगे ये हीट अप हो जाएगा, इसको थोड़ा सा कूल डाउन होगा ये, तभी तो एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो ऐसे ही जब आप कॉन्शियस अवेयरनेस में हो, आंखें खोलकर जब आप दुनिया देख रहे हो, तो ये आपका दिमाग, आपका माइंड हीटअप होता चल रहा है। इसको रिलैक्स करने के लिए जब हम सोते हैं तो ये कूल डाउन होकर शांति से चीज़ें लर्न करता है, समझता है। इसलिए कहते हैं कि हम क्यों कहते हैं कि नींद प्रॉपर लेनी चाहिए, वो लेना चाहिए, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड माइंड हमेशा आधा अधूरा काम ही करेगा और आगे चलकर वो ब्लास्ट होने लग जाएगा। अब साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो बड़े सारे मेंटल प्रोसेसेस को जानने के लिए भी इंटरेस्टेड रहते हैं, जैसे रिमेंबरिंग, लर्निंग, नोइंग, परसीविंग एंड फीलिंग। रिमेंबर मतलब याद करना, ठीक है। लर्निंग भी काफ़ी हद तक वैसे सिमिलर होता है। इन सारे टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है आगे चलकर हम सीखेंगे। नोइंग कोई भी नई चीज़ को आप सीख रहे हो। परसीविंग का क्या मतलब होता है? देखो, जब भी आप किसी चीज़ को परसीव करते हो, ईशा ध्यान से समझना, जब भी आप किसी चीज़ को परसीव करते हो तो परसेप्शन के लिए काम आता है आपके 5 सेंस ऑर्गन्स। परसेप्शन को पता है हिंदी में क्या कहते हैं? हम जब कहते नहीं ईशा, किसी भी चीज़ का नज़रिया। नज़रिया कैसे? ये जो फ्लोर पर एक नंबर है, ये इन दीदी के लिए 6 है और इन अंकल जी के लिए 9 है। वो क्योंकि अपनी साइड से इसको देख रही है तो उनको 6 दिख रहा है, वो अपनी साइड से देख रहे हैं तो उनको 9 दिख रहा है। ये क्या है? परसेप्शन, नजरिया। और क्योंकि इनकी आंखों के सामने यहां पर कौन सा सेंस ऑर्गन इनका काम कर रहा है? आई। आई क्योंकि इनको ये दिखा रहा है और उनके ब्रेन तक ये सिग्नल पहुंचा रहा है कि मुझे तो ये सिखाया गया था जब कोई ऐसा चीज़ लिखी हो तो वो होता है 6, जब कोई ऐसी चीज़ लिखी हो तो वो होता है 9। तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं, क्योंकि दोनों के परसेप्शन जो हैं वो अपने सेंस ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग उनके ब्रेन को सिग्नल दे रहे हैं, राइट। जैसे किसी के लिए ये सिर्फ एक पत्थर हो सकता है, लेकिन किसी के लिए ये भोलेनाथ का एक प्रतीक है, ये पावरफुल शिवलिंग है जिस पे लोग अपनी आस्था से जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, गन्ने का रस चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी जो है पूरी करवाते हैं भोलेनाथ से कहकर, सच्चे दिल से प्यार करते हैं। किसी किसी को काले रंग के पत्थर में एक सिर्फ पत्थर नज़र आता है और किसी को उसके अंदर एक शिवलिंग नज़र आता है, अपने भोलेनाथ की आराधना और अपना प्यार नज़र आता है भगवान के प्रति। क्या है ये? परसेप्शन। तो साइकोलॉजिस्ट इन सभी प्रकार के प्रोसेसेस को समझने की कोशिश करते हैं ताकि वो ये समझ सकें कि कैसे हमारा माइंड जो है वो वर्क करता है और कैसे हम अपनी मेंटल कैपेसिटीज को यूज़ कर सकते हैं और उसे अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मैं फीलिंग की एक बात आपको बताता हूँ, हमारी मेंटल कैपेसिटीज़ कैसे काम करती हैं, हम उनको यूज़ अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे आप फीलिंग की बात करो, फीलिंग भी तो एक माइंड के अंदर ही उत्पन्न होने वाली एक चीज़ है। बताओ ईशा, क्या हम फीलिंग को भी एक मेंटल एक्टिविटी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? किसी से हमें मिलकर अच्छा फील होता है, बुरा फील होता है, तो ये सारा सिग्नल दे कौन रहा है हमें? ये हमारे अंदर से आवाज़ कैसे आ रही है कि इस पर्सन का ऑरा बहुत पॉजिटिव है, ये पर्सन बहुत मनूस है, इससे जब भी मिलो तो मेरे सारे काम हो जाते हैं, वाह ये कितना लकी है मेरे लिए, या फिर ये पर्सन कितनी अनलकी है मेरे लिए। ये सब क्या है? फीलिंग ही तो है। और ये फीलिंग का एहसास ही तो होता है ईशा कि कुछ लोग बुढ़ापे तक भी एक दूसरे से कितना सच्चा और अटूट प्यार करते हैं और कुछ नाजुक रिश्ते जवानी में ही टूट जाते हैं, पल भर में टूट जाते हैं, 2-3 हफ्तों में ही जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते। लेकिन कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं कि जब आप किसी पर एक जगह पर टिके हुए हो तो पूरे संसार में सबसे प्यारा चेहरा, सबसे प्यारी आवाज़, सबसे प्यारी मूरत जो आपको नज़र आती है वो सिर्फ एक व्यक्ति के अंदर नज़र आती है और वो अटूट प्यार होता है। और किसी किसी का प्यार हर रोज़ टूटता है। तो ये क्या है? फीलिंग। तो यानी कि क्या सबका प्यार अटूट होता है? क्या सबका प्यार ऐसे ही होता है कि जो बुढ़ापे तक सबकी फीलिंग रहे? आंसर इज नो, ऑब्वियसली नो। क्यों? क्योंकि सबकी मेंटल कैपेसिटीज अलग अलग हैं, सबके जो है मेंटल एक्टिविटीज अलग अलग है, सबके दिमाग में सिग्नल जो है वो अलग अलग तरीके से जाता है।
कुछ लोगों के अंदर ठहराव वाली फीलिंग है कि वो एक ही चेहरे पर एक ही पर्सन पर ठहरना चाहते हैं, और कुछ लोग हमेशा इंतज़ार करते हैं कि इस पर्सन के साथ मेरा कैजुअल रिलेशनशिप है, मैं ये चेहरा कब बदलूं, कब मैं ये शरीर बदलूं, कब मैं इसका एक्सपीरियंसेस बदलूं, और मैं कब नए नए एक्सपीरियंसेस गेन करता रहूं। और ऐसे लोग बहुत बार खुद में भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं एन्जॉयमेंट के नाम पर। तो ये अलग अलग प्रकार की पर्सनैलिटीज़ क्यों? क्योंकि हो सकता है बचपन में सबके अलग अलग प्रकार की एक्सपीरियंसेस हुए हैं सबको, सबका माइंड अलग अलग तरीके से वर्क करा हो, और सब लोग जब जवानी में आकर एक मोल्ड होकर जब प्रॉपर उनका एक माइंडसेट बना, एक प्रॉपर उनका माइंड का जब एक सिस्टम बना, तो वो सिस्टम सबका अलग अलग बना। पर्सन ए पर्सन बी से अलग हो सकता है, बी सी से अलग है, सी डी से अलग है, डी ई से अलग है, क्योंकि सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कोई भी बता सकते हैं। इसमें आपको प्रीलिम्स मेंस और ऑप्शनल का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। ऑप्शनल के अंदर वी हैव 4 ऑप्शनल: पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, साइकोलॉजी जो है वो अवेलेबल है, प्लस लॉ अवेलेबल है। ठीक है। और अगर आपको ये मटेरियल चाहिए तो यू नीड टू फॉलो अ सिंपल प्रोसेस। ये जो आपको QR कोड दिख रहा है स्क्रीन पर, इसको आप स्कैन कीजिए। यू नीड टू पे 21 रुपीज़ पर चैप्टर। एक कंप्लीट चैप्टर आपको मिल जाएगा, उस चैप्टर के लिए यू नीड टू गिव अस 21 रुपीज़। आप पेमेंट कंप्लीट करो, उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लो और इस नंबर पर आप भेज दो। फिर चाहे आप टेलीग्राम कर दो, चाहे व्हाट्सएप कर दो, और हमारी टीम आपको डायरेक्टली PPTs या ये जो PDF हैं ये सेंड कर देगी कंप्लीट चैप्टर की। ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।